चलिए पहला एलिमेंट आगे से बात करो यार, इससे काफी अच्छा है। दूसरा बताना यार, सही है कि लाइन में सही है। हाइड्रोजन मीडियम। अगला अगला हाँ अरे सही है यार, इतना तो मैच मत करो लाइन से यार। हाइड्रोजन हीलियम ड्यूटियम गैलियम। आगे आगे देख के तो नहीं बोल रहे हो हैं? कोई देख के तो नहीं बोल रहा? देख के नहीं बोलने की हो रही, ठीक है, बिना देखे बोलना है। हाइड्रोजन हीलियम ड्यूटियम गैलियम बोरोन कार्बन। आगे 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 यार, इसको एडजस्ट कर। हाँ वेरी गुड। आगे आगे मैग्नीशियम आता है यार, क्या के बारे में समझने से आता नहीं है, ऐसे मत करो, ठीक है। आगे क्या फिर अच्छा, सर ने वो तो पढ़ा दिया होगा ना, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है, स्टार्ट ही किया मतलब। चल आगे बताओ। आर्गन के बाद पोटेशियम आगे कैल्शियम कैनेडियम कैनेडियम के बाद क्या है? अरे सॉरी यार तो जान ले रहे हो यार, ऐसे थोड़ी हो रहा है। कैनेडियम के बाद क्या है? वेनेडियम है। अरे यार से थोड़ा एडजस्ट करो सर। कोबाल्ट आया, सही है ना? क्या हुआ? एडजस्ट कर लिया करो यार इतना तो। और कहाँ पे क्या आएगा? के बाद पोटेशियम कैल्शियम कॉपर जिंक, सही तो है। कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, क्या दिक्कत है? हमने थोड़ी सी गंदी प्रोडक्ट तैयार की है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी है, मतलब सब तो है टाइम से, ठीक है। ये आगे वाले आपको याद होंगे, आगे वाले बताओ यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे रुबिडियम, रुबिडियम क्या आगे? इसका आगे फ्रांसियम। इसके बताओ यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रोंसियम। फिर आगे आपको काफी होशियार हो, ठीक है, ठीक है। तो सुनो, प्रोडक्ट टेबल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट है सोडियम, तो जैसी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी लेवल वैसे ही इसके नीचे वाली प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आप जानते होंगे ये वाला जो कॉलम, इसको क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एल्कलाइन मेटल्स। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट। वो अपना क्या कहते हैं उसको? नोबल गैसेस। उसके पीछे वो अपना जो है हैलोजन फैमिली। और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइस। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मुझे जो टॉपिक आगे क्लियर करना है, मुझे लगा शायद आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा हो जिसको ना हो। मुझे जिस टॉपिक को लेना है वो है मोल कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो इसलिए मुझे आज केमिस्ट्री दे दी गई है। तो मैं जो है मोल कंसेप्ट जो पहला जो मैंने पढ़ा था अपने जीवन में, जब मैं केमिस्ट्री में प्रवेश कर रहा था 11वीं में, तो हमारे सर ने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, हालांकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था।
लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। बोल का सब हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर समझ शुरू किया है, फ्लूइडिसिटी चल रही है, तब तो यार गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। अब मैं तो बोल का सब भी पढ़ के आया था यार आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलो फिर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मतलब आप होशियार हो सर, रिवीजन करा। चलो फिर क्वेश्चन मुझे आता है, ऐसा मत समझना नहीं आता है, ठीक है? क्वेश्चन देख रहा हूँ। नहीं होता है सर, जब हमारे टीचर भी में देखने लगते थे तो हमें लगता था इसको शायद आता नहीं होगा ये वाला पोर्शन, इसीलिए देख रहा है। देखिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, आप नहीं लिखेंगी कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है चिंता, मतलब पेड़ वाली तो है नहीं ये, इसका यही फायदा है। लिखो चाहे मत लिखो, बैठो तो सुनती रहो, और जब मन चल जाए, जो भाई अभी चला गया उसकी तरह चले भी जाओ। पेड़ वाली में क्या ये सब नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ। अच्छा, आप लोगों में से किसी को इंग्लिश के साथ तो दिक्कत नहीं है? अरे यार, फिर तो बड़ी गंभीर स्थिति है तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, अपने बगल वाले से उसकी हिंदी पूछ के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें प्रॉपर समय दूंगा, सभी लोग सुन लें, भाई पहले आंसर देगा तब आप लोग आंसर दोगे, ठीक है? देखो, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन in a particular gaseous mixture, in a particular gaseous mixture, the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is, आप लोग कैलकुलेट करना पसंद करेंगे कि मैं ही कर दूँ? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज 1:4। 1:4, वो जो स्टू वाला सिंबल होता है ना, दो बिंदी होती है, सेमीकोलन जिसे कहते हैं, वही वाला 1:4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज एक मिनट आपके लिए स्पेशल। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is, सिर्फ हाथ खड़े कर देना, आंसर मत बताना, क्योंकि भाई अपना आंसर बताएगा पहले। समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन? बगल वाला उसको यार क्वेश्चन बता दे यार, क्या पूछ रहा है, थोड़ा यार कोऑपरेशन करो। तुम लोग तो यार एकदम विकास वाली स्थिति में हो ही नहीं हो। भूल तो नहीं हो मूल कॉन्सेप्ट? भाई तो अपना नोट्स देखने लगा, नहीं देख रहे हो ना? हाँ, देखना मत, नोट्स नहीं देखने हैं, बिना नोट्स देखे करना है। आप लोग मतलब इसके अलावा भी कोई कोचिंग ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए? हुआ किसी से? आप लोगों ने मूल कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो मैं ये सोच के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको मूल कंसेप्ट आता होगा। नहीं आता? आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, मतलब ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए, कुछ स्टूडेंट पहले आए, ऐसे करके हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है अभी तक इस क्लास में? काफ़ी लोग हैं, वेरी गुड। चलो, क्या थोड़ी सी गलती है, कोई बात नहीं। आप लोग जिन्होंने मूल कंसेप्ट नहीं पढ़ा, सब 11th के और 12th का भी है कोई? जिन्होंने अभी हाथ उठाए थे उनमें से कितने लोग 11th के हैं? तो आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा मूल कंसेप्ट, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी कि मूल नाम की क्या चीज़ होती है, ठीक है? हम थोड़ा सा एक बाई डायग्राम देखने वाले हैं, शायद आपने पहले देखा होगा, फिर उसको देखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो इतने लोग हैं सारे हमारे गरीब भाई गरीब इन द सेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है? समझ जाकर थोड़ा सा
इन लोगों ने मोल्स पढ़ लिया है। अगर मैं कुछ पूछूं व्हाट इज मोल, तो मोल की क्या डेफिनेशन देंगे आप लोग? जिन लोगों ने मोल्स पढ़ लिया है सिर्फ उनके लिए क्वेश्चन, बताओ यार, पढ़ रखा है तुम लोगों ने मोल्स। व्हाट इज मोल, मोल की डेफिनेशन क्या है? सुनाई दे रहा है प्लीज आपको पीछे वालों को? दोबारा बोल देना यार, मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार और बोल देना, ठीक है? व्हाट इज मोल, मोल की डेफिनेशन क्या है? कोई यार नॉट एग्जैक्ट, थोड़ा थोड़ा है वहां पर। अगर मैं आपसे पूछूं एक डजन की डेफिनेशन क्या है? डजन तो जानते होंगे, दर्जन मतलब एक डजन क्या है? एक तरीके से एक नंबर है, उसको हमने डिफाइन किया गया कि मान लीजिए अगर 12 केले होंगे तो हमको 12 केले न करके एक दर्जन केला कहेंगे, ठीक है? जो एक तरीके से क्या है, एक नोटेशन है, ठीक है? सिमिलरली इन द सेम वे मोल भी क्या है, एक नोटेशन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई बताएगा? 9.1 × 10⁻31 kg। अब 10th क्लास में जब हम थे तो हमने एक मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल, याद है? 10th तो क्या बहुत पुरानी बात है, याद तो होनी चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस जमाने में क्या थे, लोग बहुत फ्री थे, तो लोगों को ये चिंता पड़ी थी कि आखिरकार एटम होता क्या है। आज के ज़माने में किसी को इतनी चिंता नहीं है, आज के ज़माने में लोग कहेंगे है तो है, हमें क्या करना। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, उनको ये जानना था कि एटम होता क्या है। तो उसी चीज़ को जानने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों ने। उसी में एक मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड मॉडल में क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल जब तक किया गया था, उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी जितनी आज है। तो उस तरीके से एटम की जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो हम लोगों के सामने नहीं थी। वैसे तो आज भी नहीं है आप लोगों के सामने, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों के सामने लेकिन है आज। खैर, उस मॉडल का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये पता करना है कि आखिरकार एटम में अंदर होता क्या है। जैसे उससे पहले एक मॉडल दिया गया था जे डाल्टन, शायद आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? वो तरबूज बहुत खाते थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हैं? तरबूज बहुत खाते थे, उनको तरबूज बहुत पसंद था, तो उन्होंने एक तरबूज को लेकर मॉडल दे दिया कि एटम एक तरबूज है, ठीक है? लेकिन वो मॉडल कहीं कहीं मतलब ठीक ठाक और एक्यूरेट नहीं था। उसके बाद जो ये मॉडल दिया गया हाँ मतलब ऐसा कुछ है यार, हाँ थॉमसन ने दिया, थोड़ा सा यार समझ लो यार बात। मेरा भी मतलब बहुत दिनों पहले पढ़ा था, 4 साल पहले, बस ऐसे आज पढ़ाने आ गया। तो रदरफोर्ड मॉडल में आपको पढ़ाना चाह रहा था। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि एक शीट थी गोल्ड की, गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही थिन शीट में उसको वो किया जा सकता है, मतलब गोल्ड को बहुत थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड की थिन ली मतलब शीट ली और उसके ऊपर कुछ बीम मतलब जो बीम था रेज का उसको वो किया, और उससे उन्होंने मतलब थोड़ा सा आइडिया दिया कि एटम कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉन्स है और एक रे ऐसी थी जो एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री रोटेट हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे एक न्यूट्रॉन हो। ऐसे करके उन्होंने अपना मतलब एक थ्योरी दिया। उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम्स के जो है एटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसकी वो की, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg, कितना छोटा मास है एक इलेक्ट्रॉन का। और एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर ही तो है एटम। तो एक एटम का मास कितना कम होगा, ऐसे में उसको देख पाना अपनी आंखों से, और फिर उसका मतलब उसे मीज़र करना, चाहे तो अगर वो लंबा हो तो उसकी लंबाई नापना, अगर वो पतला हल्का हो तो उसका वजन नापना, कितना मुश्किल हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो हमेशा से जीनियस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक नंबर दिया। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? प्लीज़ बात मत कीजिए यार, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ मैं यार, बड़ी हिम्मत से, ठीक। खैर, तो उन्होंने क्या किया कि एक नंबर दिया। अब ये नंबर क्यों दिया, यही नंबर क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? इसका जवाब सिर्फ या तो उसके पास था या ऊपर वाले के पास था, हमारे पास नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा आप में से, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे
मैं भी आप लोगों से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मुश्किल से 6-7 साल ज़्यादा है, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं आपसे बड़ा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक 10th का बच्चा हो जो 10th पास आउट किया हो जस्ट, और एक 11th का बच्चा हो जो जस्ट 11th पास आउट किया हो। 11th जो है ना एक बहुत क्रुशियल ईयर है। आपने तो सुना होगा, लोग कहते रहते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, वो लाइफ टाइम सिर्फ रेस्ट ही करते हैं। आप लोग तो 11th पास आउट हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ एक साल में 11th में आपने कितनी सारी नई चीज़ें देख ली जो आपने अब तक नहीं देखी थी अपने जीवन में। आपने डिफरेंशिएशन देख लिया, आपने वेक्टर देख लिया, आपने इंटीग्रेशन देख लिया, आपने लॉगरिथम देख लिया, आपने मॉडुलस फंक्शन देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया। कितनी सारी चीज़ें आपने देख ली जो आपने इससे पहले नहीं देखी थी 10th क्लास में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 11th जो ईयर है ना बहुत क्रुशियल ईयर है। 11th को लोग जो है बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उसमें बोर्ड नहीं है, तो इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अब जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब से वो इंक्लूड हुआ है तो लोग उसको पढ़ाने लग गए। लेकिन 11th जो है बहुत क्रुशियल ईयर है। आप लोगों को 11th में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे लगता है जितनी आपको शायद 12th में भी ना करनी पड़े, या न कर। 11th बहुत मस्ट है, आपको 11th की सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गए। जैसे कि जब हम फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लास में जब हम गए थे, तुम्हारी मैडम ने हमें सिखाए होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। दूर सी मैडम होती थी, याद होगा शायद आपको। तो वो क्या थे? टूल्स थे। फिर जब आपने अपना 10th क्लास का मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर लिखा होगा तो उसमें कभी भी ये सवाल नहीं होगा कि ऐड दिस नंबर, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, मल्टीप्लाई दिस नंबर, डिवाइड दिस नंबर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसमें। लेकिन मैथ्स का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 4 ऑपरेशन के बिना आपने कर दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन था उसमें? तो मेरे कहने का मतलब है ये 4 जो थे बेसिक टूल्स थे जो आपको सिखाए गए। जब आपने इनको सीख लिया तब आपके आगे पढ़ाई हुई और आपने अपना 10th का एग्जाम पास कर दिया। सिमिलरली इन द सेम वे जब आप 11th क्लास में आ गए हो तो 10th क्लास जो है आपकी लेवल थी लेवल 1 जो कि आपने पूरी कर दी। अब जब आप 11th क्लास में आ गए हो तो आपको ऐसे ही बहुत सारे टूल्स सिखाए जाएंगे, जैसे जिसमें डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वेक्टर होगा। अब जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा कि डिफरेंशिएट दीज, या हो सकता है आ भी जाए, मतलब बहुत अच्छा सवाल। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से आप आगे वाली स्टडीज़ करने वाले हो। मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं होगा, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। तो इंजीनियरिंग में क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा तमाम बच्चों की बैक आती हैं, आप लोगों के सीनियर्स होंगे, भाई होंगे, जैसे होंगे। आप देखिएगा उन लोगों को जिनकी बैक्स आती हैं 90% बच्चे आपको वो मिलेंगे जिन्होंने या तो 11th में पढ़ाई नहीं की, या 11th में पढ़ाई की तो 12th में पढ़ाई नहीं की। मतलब जो उन्होंने बेसिक जो टूल्स थे जो आगे चल के आपको इसलिए ज़रूरी होने वाले थे, सिर्फ उन्हीं टूल्स को उन्होंने नहीं पढ़ा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बैक निश्चित। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया है, IIT लखनऊ से। मैं चाहता हूँ आप में से किसी को मिले और आप देख देखो, तब आपको पता चलेगा। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो हमारे एक टीचर थे SRP सिन्हा जी, उन्होंने जो है 60 में से 42 बच्चों की बैक थी, मतलब उनके सब्जेक्ट 42। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फेमस सब्जेक्ट है। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे आपका सीनियर सबसे पहले यही कहेगा बेटा बस इसको पढ़ ली हो, बाकी और किसी को मत पढ़ियो, क्योंकि इसमें बैक तेरी निश्चित है अगर तूने नहीं पढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों से मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा सीनियर हूँ, इसलिए कि 11th क्लास आप मस्ट पढ़िए। 11th क्लास ही है वो जो आपको आगे अपना फ्यूचर आपका डिसाइड करेगी। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा तो फिर आपको कुछ नहीं होना, और फिर आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी क्या 11th में आपको 11th का ही पढ़ना है, 12th में आपको 12th का भी पढ़ना है, 11th का भी पढ़ना है। और गलती से आपने 12th में भी नहीं पढ़ा तो फिर आपको गैप ईयर में दोनों का पढ़ना, ठीक है। तो 11th आप पढ़िए ही पढ़िए, 11th मस्ट है। 11th के जो हर एक टॉपिक है वो बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। खास तौर से जेई मेन्स वाले आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा अगर आप लोगों ने 11th नहीं पढ़ी, ठीक है। तो 11th जो है बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 11th बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। और 11th को कभी मत समझिए कि 11th में बोर्ड नहीं है तो 11th जस्ट बेकार है, तो टाइम पास है, क्योंकि वैसे ही पास हो जाते हैं 11th में। हम भी ऐसे ही हो गए थे बिना एग्जाम दिए, लेकिन ऐसा मत करिए। 11th जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हर आदमी, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को, भूल गया थोड़ा सा। मोल कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है। कुछ और बता रहा था शायद मैं, मॉडल, हाँ मॉडल बता रहा था शायद। अरे नहीं मॉडल तो हो गया, चलो ठीक है, इसलिए आते हैं सीधे आप छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर दे देता हूँ कभी कभी। खैर, जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, ये उनके लिए बस थोड़ा सा ब्रीफ है। मोल, हाँ मोल पढ़ा रहा था। तो मोल जो है एक नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है मतलब 1 मोल बराबर। अच्छा एक और बात, जब मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का स्केल मान लेते हैं, टेम्परेचर का स्केल, तो टेम्परेचर का स्केल देखा होगा आपने, कई सारे स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है। अब इन सब ने अपना पहले से एक फिक्स, कोई बोर तो नहीं हो रहा यार, अगर बोर हो रहा हो तो प्लीज़ चले जाओ यार, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बोर हो।
ठीक है, आप लगता है बोर हो रही है, नींद भी आ रही है आपको, पानी पी लीजिए। देखिए क्या है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ फॉर्मूलेज हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या है थोड़ा सा इंटरेक्ट भी होना चाहिए सब्जेक्ट से, टॉपिक से, टीचर से। ठीक है, मैंने जो है कोचिंग कहाँ की थी, तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे यही सिखाया कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपकी रैंक आ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि मैं सिर्फ उनको नहीं पढ़ाने आ रहा हूँ जिनकी रैंक यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे बैठ के फर्स्ट या सेकंड आ रही है, मैं पूरी क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ, स्पेशली उनको जो पीछे बैठे। अब मैं चूँकि उनका शिष्य हूँ तो मैंने भी यही बात सीखी कि मैं सिर्फ उनको नहीं पढ़ाने आ रहा जो यहाँ पहले बैठे हैं जिनकी रैंक फर्स्ट आ रही है। रैंक फर्स्ट आ रही है, अच्छी बात है, वो अच्छा करेगा अपने जीवन में, लेकिन उस बेचारे का क्या जो पीछे बैठा है, उसको एटलीस्ट सब्जेक्ट की फील तो हो। उसको तो यही नहीं पता कि सब्जेक्ट चल क्या रहा है, फॉर्मूलेज पढ़ के आंसर निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, उसको कोई भी कर सकता है और कोई भी आके यहाँ पे करा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो मेरा एम्फेसिस ये रहता है स्पेशली, अब चूँकि मेरा सब्जेक्ट मुझे इन्होंने ऐसा दे दिया, वरना अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाता या कुछ और पढ़ाता फिजिक्स में अच्छा था, देन आई विल गिव यू टोटल फील, तब मैं आपको टोटल फील देता कि कैसे हो रहा है डिफरेंशिएशन, एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंस का डिफरेंशिएशन 2x ही क्यों है और कुछ क्यों नहीं है, मैं आपको पूरी फील देता है। लेकिन अब चूँकि कंडीशन ऐसी बन गई हैं तो खैर कोई बात नहीं। तो मेरा एम्फेसिस ये रहता है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ, और चूँकि मेरी पहली क्लास है तो इसलिए मेरा जोर इस पर और ज़्यादा है। पढ़ लिखने तो आप बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा लग रही हो मुझे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो हम बोल रहे थे मोल पे। तो मोल क्या होता है कि मैंने आपको बात की थी स्केल्स की, तो जो डिफरेंट स्केल्स हैं उस पर डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, ये आपको पता होगा। जैसे जो केल्विन टेम्परेचर है उसमें जो बेचारा 273 केल्विन से 0 केल्विन तक ही रहता है बेचारा, अपना जो सेल्सियस है वो 0 से 100 तक रहता है। फ़ारेनहाइट में भी कुछ ऐसे ही सीन है। सिमिलरली इन द सेम वे पहले ज़माने में ये जो रूल्स हैं ना, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ये जो है किसी ऊपर से नहीं आए जो फ़ारेनहाइट और ये समय, ये सब एक साइंटिस्ट के द्वारा थे जिन्होंने बना दिया। इन द सेम वे एक मोल जो होता है, एक मोल जो है वो डिफाइन किया एक साइंटिस्ट ने कि जो कार्बन होता है उसका जो C12 यानी कि जो 12 वाला जो आइसोटोप, उसका जो 12 ग्राम वजन होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एक मोल। ऐसा उसने डिफाइन कर दिया। अब कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने कार्बन 12 क्यों लिया था, कार्बन 13 क्यों लिया था। अगर उसने किसी ने ऐसा पूछा तो उसको पकड़ के मारेगा और कहेगा तू अपना डिसाइड कर, क्योंकि मैंने यही किया। ऐसा ही सेल्सियस में हुआ था। मैं समझ रहा, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको लोगों ने कभी सोचा नहीं कि टेम्परेचर के इतने सारे स्केल्स की जरूरत क्या है, क्या एक स्केल काफ़ी नहीं है? सेल्सियस से क्यों नहीं काम चला दिया भाई? फ़ारेनहाइट के एलिमेंट, फलाना ढिकाना, रेडियन, क्या जरूरत थी इन सब? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ज़माने में मैंने आपको बताया लोग करते थे एक्सपेरिमेंट्स, और पहले के ज़माने में इंटरनेट होता नहीं था कि वो लोग अपलोड करते कि भाई आज मैंने इतनी रिसर्च कर ली है। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कोई बेचारा इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब उसे चाहिए टेम्परेचर का एक स्केल, तो उसने अपना एक टेम्परेचर का स्केल बना दिया कि भाई मेरे हिसाब से ये 65 डिग्री जो है वो 65 डिग्री पे ये रिएक्ट हो जाएगा, या 65 डिग्री पे ये वाला काम हो जाएगा, ऐसे कर। कोई मान लो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने कहा नहीं मेरे स्केल से 35 डिग्री पे ये काम होना चाहिए, उसने ऐसा सोचा। सिमिलरली इन द सेम वे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें जब एक साथ कंबाइन हुई, फिर जब उन सब ने अपनी रिपोर्ट एक साथ पेश की कि भाई हमने देखो ये इन्वेंट किया है, तब उनके स्कूल्स को साथ में वो किया गया कंबाइन, और ऐसे करके चीज़ें बनी। समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बेसिक्स हैं जो केमिस्ट्स के द्वारा इन्वेंट किए गए, और आप लोगों को इनकी थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। लाइक कि आप लोग सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर वे एक मोल को एक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया कि भाई एक मोल जो है C12 कार्बन का जो 12 ग्राम जो वेट होगा, उस वेट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम डिसाइड करेंगे कि ये जो है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक मोल है। अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन उससे जितने क्वेश्चन आगे निकलेंगे, जितनी भी चीज़ें, जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी वॉल्यूम, जितने भी मासेज हम मेजर करेंगे, वो सब उस रेफरेंस के सेट में सेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जानते ही हो, ओरिजिन होता है, ओरिजिन के बाद नंबर आता है 1, मतलब, और अगर हम उसकी एब्सिसा की बात करें, एक्सिस पे जो नंबर है वो 1 है, और जो दूसरा नंबर है वो 2 है। तो जो 2 वाला नंबर है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहते हैं नहीं भाई मैं 2 से नहीं, मैं ओरिजिन से नहीं, मैं 1 से मेजर करूँगा, तो उसके रेस्पेक्ट में जो 2 है वो 1 हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसकी कुछ आइडिया हो रहा है? ऐसा तो नहीं सब पार जा रहा हो एकदम, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक मोल था उसको डिफाइन किया गया कि एक मोल बराबर जो है C12, जो कार्बन का जो 12 एटम होगा उसका जो 12 ग्राम वेट होगा, उस वेट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतनों को हम क्या कहेंगे? एक मोल। समझ गए। अब उसको एक रेफरेंस लेते हुए
पूरे केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मास, सबका वॉल्यूम और सबका वो क्या कहते हैं उसको एटॉमिक वेट सबका निकाला जाएगा, उसको रेफरेंस में लेते हैं। समझ में आ गया? मोल क्या है? तो मोल इज बेसिकली ए नंबर। जिस तरह से एक डजन बनाना है, मतलब एक दर्जन जिस तरह से केले हैं उसी तरह से मोल भी एक नंबर है सिर्फ, ठीक है। अब वो इतना हाई नंबर क्यों लिया और वही नंबर क्यों लिया? क्योंकि वो साइंटिस्ट ने दिया था, और हाई नंबर इसलिए दिया क्योंकि नंबर ऑफ जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है उनका मास ही कितना है, 9.1 kg, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, और एटम क्या है? एटम उसी से मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हैं? तो इसलिए वो नंबर लिया। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। हाँ, अब मोल तो हमें पता चल गया मोल क्या है। अब इस मोल से हमें डिफरेंट एटम, डिफरेंट जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, उनके वॉल्यूम, उनके वेट और उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इस मोल की मदद से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वाई चार्ट ही जैसा, इसको वाई चार्ट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको वेट से अगर वॉल्यूम पे जाना है तो आपको मोल पे जाना मस्ट है, तो इसलिए आपको मोल की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे हमें पता ही नहीं चलता था कि ये मोल होता क्या है। मोल एक तो शब्द ही ऐसा है, ऊपर से उसमें समझ में नहीं आया कि मोल है क्या है। चलिए मैं मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है, तो समझ रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है। एक मोल का मीनिंग ये है कि एक नंबर है, एक सिग्निफिकेंट है। आपको ये बताने के लिए कि मान लीजिए कोई एटम है जिसके नंबर ऑफ एटम्स उससे इतने ज़्यादा है, तो उससे कितने ज़्यादा है, ये बात बताने के लिए हमें इस मोल की ज़रूरत पड़ी। एक स्केल है जिसके अनुसार, जिस पे आप जो है मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हैं हम लोग? अब इस मोल्स के एक फॉर्मूले हैं, कुछ आप लोग बताएंगे नंबर ऑफ एटम से मोल में जाने का फॉर्मूला जो पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए मोल दे रखे हैं, मान लीजिए n मोल्स हैं, और किसी एटम के नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं किसी एलिमेंट्स के, और ये जो नंबर था इसी नंबर को बोला गया अवगाड्रो नंबर, ठीक है, n, ठीक है। ये ऐसे ही वेट वाला बताइए। गिवन मास अपॉन मोलर नंबर। और वॉल्यूम वाला 22.7 का कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया था हमने? आप लोगों ने जिन्होंने मोल नहीं पढ़ा था क्लास में यहाँ पे, उन लोगों ने स्कूल में या कहीं और तो मोल पढ़ाई था, काफ़ी सारे आप मुझे बताएं, कहीं और तो मोल पढ़ाई होगा ना, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। बेसिकली क्या है, क्योंकि इन सब ये सब लोग बता रहे हैं कि मोल उन्होंने पढ़ दिया है, तो अगर मैं आप लोगों को मोल पढ़ाऊंगा तो इन लोगों को बोरियत लगेगी। सिंपली हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, उन क्वेश्चन से क्या इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन बताइए। अच्छा, एक बात और, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दिया हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें ये जो है कॉम्पिटेटिव का सवाल है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मतलब ऑक्सीजन से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उसने पूछा है, अगर उसने दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम, तब आपको कंसिडर करना है ऑक्सीजन एटम यानी कि O ओनली, ठीक है। और जब उसने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि क्या है, तब आपको सिंपली कंसिडर करना है वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो उन्होंने आंसर बताया था शायद उन्होंने कंफ्यूजन की वजह से बताया, और आंसर 16 जो भी बताया था 7/16 वाला, 7/16 बताया था ना। तो आप लोगों को, आपको यही कंफ्यूजन था कि आपने ऑक्सीजन है तो आपने ऑक्सीजन ले लिया होगा सिर्फ, है ना। देखो अगर उसने बताया ऑक्सीजन एटम, तभी आपको ऑक्सीजन एटम लेना है, मतलब ऑक्सीजन लेना है। अगर उसने केवल बोला ऑक्सीजन जो जनरल फॉर्म में पाया जाता है, फिर आपको वो लेना है। जैसे उसने बोल दिया वाटर, तो आपको लेना है सिर्फ H2O, ठीक है। अगर आपने बोल दिया नाइट्रोजन, जो जनरल फॉर्म में पाया जाता है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, आपको वही लेना है, ठीक है। समझ गए ना? तो उसने बोला था, क्या बोला था? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, क्या यार, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। -4 दिया हुआ था, ठीक है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 16। O2 का 14। यार ऐसे मत करो यार, तो गलत बात है ये। कुछ कर देते हो मुझे यार। यार डस्टर सुनो, मुझे दिखाया जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। देखो O2 का वेट दे रखा था, सॉरी मासेस का रेशियो दे रखा था O2 का 1:4, तो हमने इसको कर दिया x/4x, ठीक है। अब हम करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, कहाँ गया पहला वाला भाई, दूसरा वाला भाई मेरा, इससे निकालेंगे इसके मोल्स, ठीक है। मुझे थोड़ा जल्दी करने की आदत है ना, ऐसे ही मैं जल्दी करता हूँ हर चीज़। मैंने यहाँ पे O2 का निकाल लिया है, मतलब O2 का जो है क्या कहते हैं उसको मोल्स निकाल लिए हैं। इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है, x/32, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसका N2 का निकाल लिया 4x/32, क्योंकि ये 4x दे रखा था, ठीक है। तुम्ही को बता रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा वैसे? क्या? पूरा थोड़ा तेज बोलो यार, देखो इतनी तेज बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे भी काम खराब होगा, मैडम से इंस्पायर होगा। यार छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। 4x/28, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए था वैसे, हाँ। तो देखो हमें मोल्स पता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो Na तो कट ही जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो आ जाएगा, समझ गई, ठीक है ना। देखो अब Na तो कट जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस Na को उधर भेज दे रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उधर ले आ रहा हूँ, कर करा के आंसर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम समझ जाना यार, समझ नहीं आ रहा है? चलो ठीक है भाई, मुझे लगा तुम समझ जाओगे यार, ठीक है छोड़ो। देखो क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, मतलब बहुत जल्दी करने की आदत है मेरी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्या है, मतलब बहुत जल्दी पेज चल रहा है, फटाफट आंसर निकालो, टिक मारो, आगे बढ़ो, वही आदत यहाँ पे भी हो रही है। कोई बात नहीं, अब भी होगा, ठीक है। देखो O2 का मोलर मास दे रखा था, सॉरी O2 का और नाइट्रोजन का रेशियो दे रखा था, तो मैंने O2 का वो ले लिया x और नाइट्रोजन का हो गया 4x, ठीक है। फिर मैंने जो नंबर लिया, नंबर 2 का फॉर्मूला इसको यूज किया मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि मुझे क्या है वेट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है। तो मैंने क्या कहा, जब भी इसमें से एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना होगा तो हमें मोल से होकर ही जाना होगा। मोल हमारा पॉइंट, वो ब्रेकिंग पॉइंट है जिस पे हमें आना ही आना होगा। विदाउट मोल पे जाए हुए हम इनमें से कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। मोल पे आना मस्ट है, चाहे हमें वेट दे रखा हो, चाहे नंबर ऑफ एटम दे रखा हो, चाहे वॉल्यूम दे रखा हो। अगर एक चीज़ से दूसरे में जाना है तो मोल पे जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इससे मोल्स निकालता हूँ इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो N(O2) यानी कि मोल्स ऑफ O2 जो है उसका मास x/32, ठीक है। सिमिलरली N(N2) गिवन मास जो कि 4x है अपॉन N2 यानी कि 28, ठीक है। ये क्या आ गया, इसके मोल्स, O2 के मोल्स और N2 के मोल्स। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे ये मुझसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स के जाने के लिए क्या होता है कि N इक्वल्स टू, ये दूसरा वाला पहला वाला फॉर्मूला, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। Na क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। और जो न्यूमरेटर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वही डिसाइड है, वही उसने मुझसे पूछा है, समझ गए, ठीक है। तो बस अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उस वाले पहले वाले इक्वेशन में नंबर बाय नंबर रखता हूँ और उनका रेशियो निकाल लेता हूँ, समझ गए ना। देखो O2 ऑफ N कितना है, x/32। ये जो मोल्स है उसको यहाँ रख रहा हूँ, इस वाले N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं उसको लिख देता हूँ O2 ऑफ कैपिटल N, ठीक है, अपॉन N, ठीक है, पहली इक्वेशन। सिमिलरली इस वाले को यहाँ रखता हूँ 4x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है 4x/28 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखूंगा, N2 ऑफ मतलब कैपिटल ऑफ N ऑफ N2 अपॉन N2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इनको डिवाइड करो, जरा आंसर निकालो। ये भी मैं करूँ क्या भाई, कोई दिक्कत इसमें, मैं करूँ आगे,
नहीं मैं तो खैर करूँगा ही क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप लोग भी करो। सो कॉल्ड वैन चला लो यार, चलाने से अच्छा है। भाई क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ऐसे। आप लोगों की स्पीड जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी मतलब टाइम ले रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब गलत है ये चीज़, लेकिन आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी चाहिए अपनी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे तो शायद जानते ही होंगे एसएससी वगैरह के बारे में। वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, एक्यूरेट और फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो मस्ट है। अगर नहीं है तो काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, देखो इस दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 28 ऊपर पहुंच जाएगा, 28 into x अपॉन 32 into 4x, n से n कट जाएगा, O2 of n सॉरी n2 n of O2 अपॉन n2 बचेगा सिर्फ, जो कि हमें चाहिए डिजायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट गया, 7:32 आंसर आ गया। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हिंदी मीडियम भाई है। हाँ यार थोड़ा तेज बोल लो यार, देखो मैं कितनी देर से तेज बोल रहा हूँ। सचिन, नाइस यार। तो ठीक है सचिन भाई, क्लियर? मेरे से सब क्लियर नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं सचिन भाई। अच्छा थोड़ा स्लो बोलूँ? हाँ मुझसे पहले भी कई बार कहा जा चुका है, चिंता मत करो कि थोड़ा स्लो बोला कर और तेज बोलो। चलो सुनो, हमें क्या था, O2 और N2 का जो है वेट का रेशियो दे रखा था। ठीक है, देखो यार बोला मत करो प्लीज़ यार, आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हेड डाउन करके बैठो, मजे करो, लेकिन बोलो मत प्लीज़। ठीक है, बोलने से मुझे इरिटेशन होती है। मैं आप लोगों के साथ इतना फेमिलियर इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपसे एकदम प्रोफेशनल की तरह पढ़ाऊँ, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं कि लाइक आके बस बोल रहे दिखा रहे आंसर निकाल रहे हैं, तो एकदम हो जाएगा। आप लोगों को ये लग रहा हो ये तो वास्तव में यार मजे लेने आ गया, ऐसा नहीं है यार। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी तरह सोच पाए, मुझसे फेमिलियर हो पाए, और आप लोग तो एकदम मजे में ही हो, ऐसा मत करो ना। मैं आप लोगों से सीनियर हूँ और ये सब चीज़ें जानता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कैजुअली क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों से ऐसे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। प्रोफेसरों से मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, वो सिर्फ आगे इंग्लिश बोल के चले जाते हैं, मैं भी बहुत पढ़ा हूँ ऐसे प्रोफेसरों से, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सही वे ऑफ टीचिंग है, और खासतौर से इस लेवल पर। ठीक है, थोड़ा बोलना बोलना कम करो। ठीक है, भाई अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मैं उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद इस बार सफल हो जाओ। देखो वेट का रेशियो दे रखा है, ठीक है, O2 और N2 के वेट का रेशियो दे रखा है x 1:4। तो जब भी हमें कोई ऐसे रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, क्यों 1:4 तो है, लेकिन वो 1 और 4 है, 2 और 8 है, 3 और 12 है, 4 और 16 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं उसमें एक एडिशनल कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं x अपनी तरफ से, और ये मान लेते हैं कि x वही रहा होगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो हमने मान लिया x/4x। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया? O2 का मास मान लिया हमने x, N2 का मास मान लिया हमने 4x। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ये n क्या है यहाँ पे? मोल। ठीक है, n है मोल, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, n ऑफ O2 जो कि मैंने यहाँ लिखा है इज इक्वल्स टू गिवन मास। तो गिवन मास क्या दे रखा था? x, O2 का गिवन मास क्या है? ये वाला। ठीक है, मोलर मास, O2 का मोलर मास मैंने भी तुमसे पूछा था तो बहुत सारा ने बताया था 14, किसी ने 7 भी बता दिया था भाई ने मजे में, लेकिन 32 होता है, तुम याद कर लो। ठीक है, इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, ये नहीं चाहते तुम सही समझो, मेरी बात सुनना बस। ठीक है, क्या है? 32, इसी को याद करना बस, इनका मत सुनना। ठीक है, 32 हमने यहाँ रख दिया, 32 यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि हमारा ये इक्वेशन, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इस 32 को यहाँ पे रखने के बाद और N2 के लिए सिमिलरली N2 के लिए हमने किया, N2 का मास कितना था? 4x। अच्छा, N2 का मोलर वेट मैं पूछना भूल गया था शायद, इसलिए तो कंफ्यूज हो रहे थे ना। 28। ठीक है, N का होता है 14, N2 यानी कि 2 एटम्स है, एक N का है 14, N2 यानी कि 2 एटम्स। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है लाइक C ऑफ x, तो इसका मतलब है कि ये C इतने टाइम्स है, h टाइम्स है। जैसे मैक्सिमम ऊपर पहुंच जाता है ना, a⁻2 a² a⁻3 a³, सिमिलरली केमिस्ट्री में वो नीचे आ जाता है C ऑफ x, समझ गए? तो ये इतने टाइम्स है, तो N2 का मतलब n कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो n इसका मास कितना हो गया? 28। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है 4x/28 तक। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने अपने इस वाई चार्ट में देखे तो हमें क्या लिखते हैं, यहाँ ये नंबर ऑफ एटम्स ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, ठीक है, जो उसने हमसे पूछा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो हमें जो ये वाला फॉर्मूला चाहिए था अपना पहले नंबर वाला, ये वाला फॉर्मूला ये होता है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na क्या है, कांस्टेंट है, अवोगाद्रो नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.023 ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमें चाहिए, और ये जो n है ये है मोल, ठीक है। अब ये मोल हमने यहाँ से निकाल लिए थे, ठीक है, ये क्या यही तो है मोल, बस इस वाले को और इस वाले के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो x/32 इज इक्वल्स टू O2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है n ऑफ O2, n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N ऑफ O2 अपॉन Na, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली 4x इस वाले दूसरे वाले के लिए 4x/28 इज इक्वल्स टू n ऑफ N2 अपॉन Na, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये नीचे वाली कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर देता हूँ, आपको शायद ध्यान नहीं, देखो ये दोनों इक्वेशन थी, ठीक है। अब जब ऐसे होता है ना तो डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देते हैं, तुम वैल्यू भी रख सकते हो, लाइक एनी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को ऐसे भी डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट सा पड़ जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो x/32 अपॉन ये इक्वल टू जो है, ये जो बड़ा वाला इक्वल टू होता है ये यहाँ पर चलता है, ठीक है, x/32 अपॉन 4x/28, अरे यार तुम्हारा अभिनंदन मिट रहा है यार, 4x/28 तो समझ जाओ अभिनंदन के ऊपर 28 है, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू n ऑफ O2 ऑफ n मतलब n ऑफ O2 अपॉन Na अपॉन n ऑफ N2 अपॉन n, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, x/32 इज इक्वल्स टू अपॉन 4x/28 इतना दिख रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ रख दिया है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ रख दिया है, ठीक है, समझ गए। अब देखो जब कोई ऐसे लिखा हो नंबर 1 मतलब ऐसे कोई फ्रैक्शन लिखा हो 1/2/3/4, ठीक है, तो ये तो इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ठीक है, समझ गए। जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ये 28 को मैं ऊपर ले गया तो ये x के साथ चला जाएगा, और ये 32 को नीचे ले आया तो ये x के साथ चला जाएगा, समझ गए ना। आगे कर रहा हूँ, देखो 28 इंटू x अपॉन 4x इंटू 32 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखो ये वाला टर्म कैसे भी रहेगा O2 n अपॉन Na इंटू ये वाला जो टर्म है नीचे वाला ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटू Na अपॉन N2 ऑफ m, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई Na से Na कट जाएगा, Na कांस्टेंट है, ठीक है, तो Na से Na कट जाएगा, ये जो x हमने माना था ये x से x कट जाएगा, 4 से 28 7 टाइम्स कट जाएगा, और ये 7:32 हो जाएगा, या 7/32, क्लियर मेरे भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बात मत किया करो, मैं फिर से कह रहा हूँ यार प्लीज बात मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ एटम्स लिख रही हैं आप, थैंक यू। नंबर ऑफ एटम्स in the following samples of substances, तुम बस क्वेश्चन लिख लो, मैं तुम्हें हिंदी बता दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेज, तुम 12th में हो ना सचिन भाई, किस में हो, 12th में, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, मैं हिंदी बताता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेज इज द लार्जेस्ट इन, number of atoms in the following samples of substances is the largest in, option A 127 gram of iodine, लार्जेस्ट इन, इनके बाद सेमीकोलन, फिर 4 ऑप्शंस हैं
उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, ऑप्शन 2 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नाइस। किसी को चाहिए सॉल्यूशन? हाँ भाई सचिन भाई, देखो इसमें पूछा क्या है उसने, एक मिनट रुक जाओ यार, तुम तो बहुत जीनियस हो, सचिन भाई को समझाने दो। देखो सचिन भाई, इसमें उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेज इज द लार्जेस्ट इन, मतलब ये जो 4 ऑप्शन, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो जिस एटम में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जिसमें हमें पता होंगे वो हमें बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि सिर्फ रेशियो दे रखा था, अभी क्या है इसने वेट दे रखा है और वो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें हर एक में कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और फिर उसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, ठीक है। तो जिन्होंने मूल कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है वो भाई लोग जरा कैलकुलेट करें और बताएं, एक एक का आंसर चाहिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका। मैं सॉल्व करूँ क्या? कर रहे हो आप लोग? ये जो मोल पढ़ रखे हैं ये तो बहुत जीनियस है, इनको तरफ मत देखो, जो नहीं पढ़ रखे वो कर लो भाई लोगों। तो तुम पढ़ रखे हो ना मोल? करूँ क्या सॉल्व में? हो गया? तुम भी पढ़ रखे हो? अरे वाह जीनियस हो यार तो। सचिन भाई मैं सॉल्व करूँ क्या? थोड़ी देर बैठ जाओ क्या? बैठने की हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल जा, जिनका हो रखा है वो जा सकते हैं, वॉशरूम वाटर जो भी जाना है, सब नहीं एक एक करके यार, थोड़ा सा तो सेंस मेंटेन किया करो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक ऑप्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना देखिए कि सही किया है कि नहीं मैंने, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब बहुत सारे तो मुझे लग रहा है शायद ऐसे ही होंगे जिनको आयोडीन के इसी में डाउट होगा, है ना। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखो अगर वेट दे, इसमें शायद सब में वेट दिया है ना, हाँ सब में वेट दिया है, 4 ऑप्शन में वेट ही दिया उसने, अच्छा है, मतलब अगर बोलने लिया होता तो थोड़ा सा होता, ठीक है, वेट दिया उसने। तो जैसा कि अभी मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, सिर्फ 2 ऑप्शन थे, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और हमें 2 में क्या बताया था कि वेट से हमें नंबर ऑफ एटम्स पे जाना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या उसने 4 ऑप्शन दिए, चारों में वेट दिया, हमें क्या है चारों में नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, फिर जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस आंसर को टिक करना पड़ेगा, समझ गए। तो वेट से अगर नंबर ऑफ एटम या वॉल्यूम पे जाना है तो मैंने बताया था सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मोल पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। मोल ऑफ क्या? मोल ऑफ आयोडीन, जो उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मोल ऑफ आयोडीन को हम लिखेंगे स्मॉल n ऑफ i इज इक्वल टू, जो उसका वेट दे रखा है इस वाले फॉर्मूले से, गिवन मास कितना है? 127 अपॉन मोलर मास कितना? 127, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा सचिन भाई, ठीक है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1। अब हमें n मिल गया, लेकिन उसने हमें मोल्स नहीं पूछा, उसने हमें पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमें मोल्स तो पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये n क्या है? मोल्स, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो n की वैल्यू लग जाएगी 1 इक्वल्स टू
नंबर ऑफ पार्टिकल जो चाहिए पता नहीं हो, इसको लिख देता हूँ ए। तो पता नहीं हो ए कौन नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर जो कि कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी n। तो पता नहीं हो ए कितना आ गया n, ठीक है। सिमिलरली यही काम हम बाकी के 3 ऑप्शंस में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी में क्या दे रखा है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन मास में दे रखा है, मोलर मास में पता होता है ऊपर से हमारी क्लास है, और मोल में पता करने। तो n ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू गिवन मास जो कि कितना है 48 अपॉन मोलर मास 24। नाइस वन। तो ये कितना आ गया, बहुत थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाता है 2, ठीक है। ये 2 आ गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा उसने हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए फिर से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सचिन भाई सिर्फ तुम्हारे करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो हाँ, फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। 2 इक्वल्स टू क्या नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमें पता नहीं है, जो हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम जो कि हमें पता नहीं है, इसको क्या लिखेंगे पता नहीं ऑफ डी अपॉन Na, ठीक है। अरे यार ये Na लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर आके तो ये पता नहीं है, डी कितना आ गया भाई अपना 2Na, ठीक है। Na क्या है कांस्टेंट है, तो Na का एक नंबर है, तो वो बस हमने ऐसे लिख लिया है कि Na जो है मतलब Na की मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि Na तो एक नंबर है ना, तो वो हम जब आंसर निकालेंगे तब कर लेंगे। तीसरा कौन सा है भाई अपना 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 71 अपॉन 35.5। तो ये n कितना आ गया क्लोरीन 2 मोल 2। अब फिर से हमें ये उसने मोल तो पूछा नहीं, उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो फिर से ये वाला लगाएंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ, तो n वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन जो कि पता नहीं है, उसको क्या लिखेंगे पता नहीं हो C अपॉन Na इज इक्वल्स टू, तो पता नहीं हो C कितना आ जाएगा 2n। सिमिलरली डी ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है साहब, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे तो n ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4 ग्राम और हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या बताना था नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर वो इक्वेशन 1 लगाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया 4 इक्वल्स टू पता नहीं ऑफ डी अपॉन Na। तो पता नहीं ऑफ डी कितना आ गया 4Na। अब देखो पहले वाले में क्या आया था पता नहीं हो Na, दूसरे वाले में पता नहीं हो पहले डी क्या आया था 2Na, तीसरे वाले में पता नहीं हो पहले 2Na, चौथे वाले में 4Na। तो जाहिर सी बात है 4Na बड़ा होता है 2Na से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। The ratio of ऑक्सीजन एटम्स को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स लिखो, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला पता है ना CO, एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, यस, इज क्या
बस इज, इसके बाद आपको पूछा तो रेशियो निकालना है, तो इसके बाद सेमीकोलन डाल लीजिए और आंसर निकालिए। ऑप्शन भी है पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन इज, सेमीकोलन, 4 ऑप्शन है, तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए और रेशियो निकालिए। क्या यार, आंसर तो सही नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। सही होगा वैसे तुम्हारा, तुम तो होशियार होगा। देखा को और निकालने दो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और कोई विचित्र आंसर के साथ उसका साइन थीटा को थीटा भी आता होगा आंसर में, है सर? इसका एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ गया होगा आंसर में, 1:2 एक्सपोनेंशियल इज टू साइन ऑफ इनवर्स, ऐसा करके। और कोई ऐसा जो सॉल्व कर रहा हो भाई, तो मैं सॉल्व करूँ फिर। 111 आ रहा है क्या तुम्हारा? 12 16 12 16 12 28 32। हाँ यार, ये तो काफ़ी आसान हो गया है ना, मुझे लगा नहीं था आसान होगा। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। सबका आ गया कि मैं सॉल्व करूं? वन 3 रेशियो है ना, 3 वो बोले थे ना मैंने एलिमेंट्स, तो 3 रेशियो आने चाहिए ना आंसर में। ऑक्सीजन एटम, सुनो फिर से, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ठीक है, कॉमा, हाँ कॉमा, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 इज। हाँ काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि वो सबका 1-1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूँ क्या? मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन होगा। सचिन भाई सॉल्व करूँ क्या? हो गया सर, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो, हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिन हो गया, ठीक है। हाउ मैनी molecules of water are present in 36 grams of water? How many molecules of water are present in 36 grams of water? लिख लिया सबने? सचिन भाई हिंदी बताता हूँ, सुनो। वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अरे यार रुक जाओ यार, समझाने दो सामने वाले को, समझ गया मैं, तुम सब जीनियस हो, ठीक है। सुनो, सचिन भाई वो पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मतलब उसने 36 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है और उसने पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो उसने हमें दिया क्या है, देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि उसने हमें दिया क्या है। तो उसने हमें दिया है ह्यूमन मास, तो इससे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के अब तक हम अपने जीवन में करते आ रहे हैं, बस एक बार फिर से कर देंगे, नंबर ऑफ ये निकाल देंगे, ठीक है। करो। हाँ कई बार आ जाते हैं जब किस्मत अच्छी होती है तो। मतलब ये क्या है ना कि मोल कंसेप्ट का वेटेज जो है बहुत कम है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मतलब ये जो है बहुत बेसिक, आपने शायद पहले दिनों पढ़ लिया होगा। तो अब चूंकि मेरे पास समय भी नहीं है और मेरी इंट्रोडक्टरी भी क्लास है, तो इसलिए मैं आपको मोरालिटी के क्वेश्चन भी नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपने भाई बहन रहते हैं ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। बट लेकिन क्या है कि ये मेरा सेक्शन जिससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत लिमिटेड है, मैं बस इन्हीं 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन इनका वेटेज जो है बहुत कम है, समझ रहे हो।
बायोलॉजी वाले भाई कितने हैं यहाँ पे? नीट वाले? अरे यार सब तो नीट ही वाले हो। नीट नीट वाले लोगों, दरअसल क्या है कि मैं थोड़ा सा कुछ मैथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ इन लोगों को। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो 10 मिनट ले सकता हूँ आपकी? मतलब क्या है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को मतलब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बता देना चाहिए। मतलब दरअसल क्या है कि मैं उसी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे आया था। यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी केमिस्ट्री की क्लास है, तो मतलब मेरे साथ काफ़ी वो हो गया, तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा प्लीज़ ओके है ना आप लोगों के लिए? ठीक है। तो अपने जो साइंस साइड वाले लोग हैं वो भाई लोग सुने, मैं बस थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा डिफरेंशिएशन का, बस थोड़ा सा ब्रीफ। 10 मिनट ही रहेंगे। वैसे भी कितने बजे तक क्लास चलती है आप लोगों की? 5 बजे तक चलती है ना? हाँ 4:45 हो गए, 15 मिनट्स ओनली। नीट वाले भाई लोग प्लीज़ कोऑपरेट, ओके प्लीज़। ओके आप चाहो तो जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वॉशरूम जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट करें, ठीक है? जो साइंस वाले भाई लोग हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है? डिफरेंशिएशन सब जानते ही होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, तो ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, लेकिन ये 2x है क्या एक्स स्क्वायर का? हाउ डज इट रिलेट टू दैट एक्स स्क्वायर, दैट टर्म? why it is not 3x and why only 2x? वो तो सिर्फ एक फॉर्मूला हुआ ना, तुमने बोला था x की पावर n, x की पावर n से, वो तो सिर्फ एक फॉर्मूला हुआ ना, तुमने n की वैल्यू 2 रख दी और आंसर आ गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएशन का? व्हाई डू वी नीड डिफरेंशिएशन एंड व्हाट डज इट इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया देता है। सिमिलरली 2x क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर का मतलब एक तरीके से कहना चाह रहे हो तो रेट ऑफ चेंज दे रहा है, ठीक है? रेट ऑफ चेंज दे रहा है, ठीक है? सुनो, दरअसल क्या है कि मुझे मतलब कल ही पता चला कि मुझे यहाँ पे मतलब पढ़ाना है, और आज मैं अब तक यही अभी तक 2:30 बजे तक यही सोच रहा था कि मैं आज आके यही पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की इस पर प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो बनता है नया, ठीक है? तो देखो डिफरेंशिएशन दरअसल में क्या है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग टूल है। जब आप उसको समझ जाते हो, बायोलॉजी वाले भाई लोग प्लीज़ यार बात मत करो यार, थोड़ा सा समझो, ठीक है? तो जब आप इसको समझते हो तो आपको पता चलता है मतलब ये कितना फैसिनेटिंग और कितना यूजफुल टूल है, जिसने भी इसको दिया है वो कितना ज़्यादा जीनियस होगा। जैसे कि सोचिए, ये मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है? इस कर्व का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पॉइंट का, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि y इक्वल टू 2x है क्या है। y इक्वल टू 2x, वो जो पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे अगर इस कर्व के इस पॉइंट P पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं, वो जो टेंजेंट खींची जाएगी उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस स्लोप को देगा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इस एक टूल की वजह से आप कितने ज़्यादा श्योर हो गए कि आपको कोई भी कर्व दिया हो और आप उस कर्व के बारे में बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो y एक्स स्क्वायर कर्व है और इसका ये 2x, अब देखो मैं एक्स वैल्यू में पॉजिटिव रखूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? एक्स वैल्यू अगर पॉजिटिव रखूंगा तो एक्स वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब एक्स वैल्यू अगर छोटी रखूंगा तो छोटा आ रहा है, एक्स वैल्यू बड़ी रखूंगा तो बड़ी आ रहा है। जैसे एक्स वैल्यू 1 रखी तो 2, एक्स वैल्यू 2 रखी तो 4, एक्स वैल्यू 3 रखी तो 6, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो ये कर्व का कितना अच्छा आइडिया देगा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट क्या होती है? उस कर्व को छूती हुई उस एक पॉइंट पे जो लाइन चली जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को पता ही होगा। इस पॉइंट पे जो ऐसी लाइन जाएंगी उसको हम टेंजेंट कहेंगे। अब ये जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ये होगा टेंजेंट का स्लोप। तो मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है उसे ही हम उस टेंजेंट उस लाइन का स्लोप कहते हैं, ठीक है? तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ये होगा। अब देखिए भाई इस मान लीजिए मुझे ये कर्व ना पता होता, मुझे ये कर्व की वैल्यू मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है जिसको मुझे कर्व ही नहीं पता कि वो कर्व कैसा बनेगा। जैसे क्यूबिक इक्वेशन x³ + 3x² + 4x + समथिंग। x³ जो क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं इनको रिप्रेजेंट करना काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि इसके 3 रूट्स हैं, एक रूट से कुछ पता भी नहीं है कैसा होगा क्या नहीं होगा। उस चीज़ को कितनी अच्छे से हम अपना डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं।
जैसे y इक्वल टू 2x। अब अगर इस पॉइंट का डिफरेंस का स्लोप निकालना है तो वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे इस पॉइंट का डिफरेंस का स्लोप निकालना है तो वो कुछ ऐसे होगा, अपना इसका स्लोप जो है कांस्टेंटली इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो डिफरेंशिएशन कितना अच्छा टूल है, इसमें भी यदि आपका कितना बड़ा जीनियस होगा कि आप कोई भी कर्व, जो भी आपको कर्व मिल जाए उस कर्व को पूरी तरह से डिफेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं, बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे। ठीक है सर, कोई दिक्कत